वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध के द्वारा, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बने हुए कुछ सामान्य अणुओं पर, कुछ जनरल मॉलिक्यूल्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम दो शब्दों का अर्थ समझते हैं। देखिए, एक शब्द है जो आप बार बार सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बिंदु संरचना अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि किसी भी यौगिक का जब हम संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो तत्व होता है उसके परमाणु के अंदर जो वैलेंस शेल होता है, जो बाह्यतम कक्ष होता है, उसके अंदर मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको बिंदु या क्रॉस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या किया जाता है? वैलेंस शेल के अंदर, किसी भी तत्व के परमाणु के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के प्रतीक के ऊपर चारों ओर कहीं पर भी इर्द गिर्द आसपास डॉट लगा करके या फिर क्रॉस का चिन्ह का प्रयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है। दूसरा शब्द जो है वो भी ध्यान देने वाला है, वो है
परमाणुविक अणु डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, द्विपरमाणुविक अणु। अभी हमने बात की थी सामान्य अणु की। अणु द्विपरमाणु का मतलब क्या हुआ? द्विपरमाणु अणु का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ एक ही तत्व के दो परमाणुओं से मिलकर के जो अणु बनते हैं उनको हम कहते हैं द्विपरमाणुविक अणु। द्विपरमाणुविक अणु या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? एक ही तत्व के एक ही एलिमेंट के दो परमाणुओं से, दो एटम से मिलकर बनने वाले अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम? द्विपरमाणुविक, डाई एटॉमिक, द्विपरमाणुविक मॉलिक्यूल्स या द्विपरमाणुविक अणु या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन जो है वो भी एक द्विपरमाणुविक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, ये तुरंत ही ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ में अटैच होकर के ऑक्सीजन का एक अणु बना लेती है। ऑक्सीजन के परमाणु स्वतंत्र नहीं मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु तुरंत ही दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में मिलकर के O2 बना लेते हैं, ऑक्सीजन का एक अणु बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से H2, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन का जो अणु होता है वो भी द्विपरमाणुविक होता है, इसमें भी दो हाइड्रोजन के अणु होते हैं। इसी तरह से क्लोरीन, ये भी द्विपरमाणुविक होता है। ठीक है, बात है समझ में? द्विपरमाणुविक का मतलब समझ आया? एक ही तत्व के दो परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणुओं को हम कहते हैं द्विपरमाणुविक अणु। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब समझ में आया? इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को, कौन से इलेक्ट्रॉनों को? जो भी किसी तत्व के वैलेंस शेल में, किसी तत्व के परमाणु के वैलेंस शेल में संयोजी कक्ष के अंदर मौजूद होते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनको बिंदु या क्रॉस के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन पर। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि हाइड्रोजन एक द्विपरमाणुविक अणु है। हाइड्रोजन द्विपरमाणुविक है, इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के दो अणु हैं। एक हाइड्रोजन का, जैसे मान लीजिए एक परमाणु ये है और हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु ये है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का, वो क्या होता है? एक। यानी हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। अब एक इलेक्ट्रॉन उसने रखा तो कौन से कक्ष में रखेगा? वो सबसे पहले वाले कक्ष में ही रखेगा। अब क्योंकि बाह्यतम कक्ष, पहला कक्ष ही बाह्यतम कक्ष है, वैलेंस शेल है, इसलिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्या है? इस शेल के अंदर कम से कम दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इस वाले हाइड्रोजन को। ठीक है, इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन को भी यही पोजीशन है, उसको भी एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन तो है ये ब्लैक कलर में, ये जो हमने ब्लू कर दिया है इस कलर के अंदर। दूसरा, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस के माध्यम से दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को आवश्यकता है एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेते हैं। साझा कर लिया, यानी जब इसको आवश्यकता पड़ेगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन काम में ले लेगा, इसको आवश्यकता पड़ेगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन काम में ले लेगा। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया।
ठीक है। और साझा करके क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो अणु थे, इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, आई बात समझ। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना के रूप में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, देखिए ये हाइड्रोजन था, वैलेंस शेल के अंदर इसमें एक इलेक्ट्रॉन था बाह्यतम कक्ष में, उस इलेक्ट्रॉन को हमने मान लीजिए डॉट से दिखा दिया। दूसरा हाइड्रोजन का अणु था, परमाणु था, दूसरा एटम, इसके अंदर भी हाइड्रोजन का, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में था, उसको मान लीजिए हमने उस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिया। अब इन दोनों के बीच में ये हमने बॉन्डिंग दिखा दी और इसको हमने लिख दिया H सिंगल बॉन्ड H, यानी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसलिए सिंगल बॉन्ड हमने यहां बनाया है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक सहसंयोजी आबंध बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। ठीक है, क्लोरीन जो है ये भी एक द्विपरमाणविक अणु है, इसका भी द्विपरमाणविक अणु होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, यानी ये भी अन्य क्लोरीन के परमाणु के साथ में मिलकर के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। क्लोरीन का जो परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के परमाणु के अंदर बाह्यतम कक्ष में वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके साथ मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। कैसे करता है, देखिए क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17, यानी क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है 17। अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो क्लोरीन के अंदर पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्ष के अंदर कितने होते हैं, अधिकतम 8 हो सकते हैं, तो यहां पे 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बचे कितने, 8 तो ये हो गए दूसरे कक्ष में, 2 पहले कक्ष में, 10 हो गए, बचे कितने थे, कितने 17, बचे कितने 7। 7 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, तीसरे कक्ष में चले जाएंगे। ठीक है, अब तीसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरा कक्ष क्या है, बाह्य कक्ष है, बाह्यतम कक्ष है, आउटर मोस्ट शेल है, इसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। वैलेंस शेल के अंदर 7 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि अष्टक के नियम के मुताबिक, रूल ऑफ ऑक्टेट के मुताबिक बाह्यतम कक्ष में या वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 8, यानी कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, 1, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहा है, देखिए ये की ये पोजीशन, सेम पोजीशन क्लोरीन के दूसरे परमाणु के साथ में भी है, अंदर 2 हैं और बाहर की जो वैलेंस शेल है, बाह्यतम कक्ष जो है उसके अंदर 7 है, 3 4 5 6 7। ठीक है, वैलेंस शेल में 7 है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करते हैं, इस वाले को हम क्रॉस से दिखा देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, ये देखिए ये क्रॉस से दिखा दिया हमने। ठीक है, ताकि दोनों में अंतर मालूम चल जाए हमें। हम डॉट से भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, सिर्फ अंतर की दृष्टि से हमने यहाँ पे क्रॉस बनाया है। ठीक है, अब इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, तो क्या करते हैं, दोनों आपस में मिलकर के बातचीत कर लेते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने का मतलब होता है एग्रीमेंट कर लेना, साझा कर लेना। जो 2 लोग मिलकर के आपस में शर्तें तय करते हैं ना, जैसे ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बॉन्ड बना लेते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं कि अगर मुझे आवश्यकता होगी तो मैं तेरा को काम में ले लूंगा और तुझे आवश्यकता होगी तो मुझे काम में ले लेना, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, यानी अगर इधर से हम काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे,
वैलेंस शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर इस क्लोरीन के उसकी बात करें हम तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया ना 8। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है तो ये संतुष्ट हो जाता है, एक क्लोरीन का एक अणु बन जाता है। यहाँ पे इस चित्र में हमने दोनों को मिला करके दिखाया कि ये शेयरिंग हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यानी एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? देखिए ये लिख दिया हमने क्लोरीन, एक अणु, क्लोरीन का दूसरा अणु, दूसरा परमाणु, अणु नहीं परमाणु, ये क्लोरीन का एक परमाणु, ये क्लोरीन का दूसरा परमाणु। ठीक है, अब बाह्यतम कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम डॉट से या क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अंदर। तो बाह्यतम कक्ष में क्लोरीन के कितने थे इलेक्ट्रॉन? 7। और 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे दिखा रहे हैं? देखिए, एक को हम बिंदु से दिखाएंगे, दूसरों को हम क्रॉस से दिखाएंगे। तो इस वाले क्लोरीन को हम बिंदु से दिखा रहे हैं, ये 1 ये 2 बिंदु, 1 ये 2 बिंदु, 1 ये 2 बिंदु। ठीक है, और 7वां जो है इसको यहाँ पे लिख दिया हमने, 7वें को यहाँ बिंदु बना। इसी तरह से यहाँ पर क्रॉस से हम दिखा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे अलग से ये दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? इन दोनों का साझा दिखा देंगे, इस तरह से ये साझा दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया? इनकी बॉन्डिंग दिखा देंगे। ये क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है ना, ये दूसरा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर हम लिख देंगे इन दोनों को करके, ये क्या हो जाएगा? Cl2। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम इसकी बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन के परमाणु में 8। अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होता है? पहला जो कक्ष होता है, प्रथम जो कक्ष होता है, उसमें अधिकतम 2 आ सकते हैं, इसलिए 2 हमने बना दिए। बचे कितने? 6। 6 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे कक्ष में मौजूद होते हैं। ठीक है, दूसरा कक्ष के बाद में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब जो दूसरा कक्ष होता है ये कौन सा होता है? बाह्यतम कक्ष होता है, आउटर मोस्ट शेल होती है, और इसी को हम कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का मतलब संयोजी कक्ष और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6। यानी होने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक? 8। 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे। अब 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन का अणु क्या करता है? देखिए, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में हमने केवल ऑक्सीजन के परमाणु का जो वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको प्रदर्शित किया है। देखिए, ये ऑक्सीजन का परमाणु और इसका ये वैलेंस शेल है। ठीक है, ये वाला वैलेंस शेल है। इस वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया इस चित्र में। 2 2 4 और ये 2 6 मान लीजिए, ये 6 मान लीजिए। ठीक है, इसी तरह से अब 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो ये क्या करता है? दूसरे ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से संपर्क करता है। दूसरे परमाणु की पोजीशन भी वही है, उसके अंदर ये 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। तो दूसरे परमाणु के साथ में संपर्क करके ये ऑक्सीजन का पहला परमाणु क्या करता है?
दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर लेता है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये वाला साझा कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला साझा कर लिया। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली, ये साझेदारी होगी। ठीक है, आए बात समझ में? ऑक्सीजन का परमाणु क्या करता है? अपने दो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ में शेयर करता है, साझा कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है और दो बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है इसलिए इसको बीच में डबल लाइन के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ? अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे करेंगे हम? ये ऑक्सीजन का एक अणु परमाणु, ये ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु, इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं? 6, तो 2 यहां लिख दिए हमने, 2 यहां बना दिए, 2 यहां बना दिए मान लीजिए। इसी तरह से यहां पे 2 बना दिए दूसरे वाले परमाणु के अंदर, 2 यहां बना दिए और 2 यहां बना दिए। फिर इनकी शेयरिंग दिखा दी कि ये 2 की शेयरिंग कर ली इसने। अच्छा, एक को क्रॉस से बना देते हैं, इनको ये क्रॉस से बना दिया, पहचानने में आ जाए। ठीक है, शेयरिंग हो गई। शेयरिंग होने के बाद में हमने ये दिखा दिया बॉन्डिंग करके, O डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में हम दिखा सकते हैं O2, इस तरह से। ये ऑक्सीजन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पानी की। पानी का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O, यानी पानी के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, और ये दोनों मिलकर के पानी का एक अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, कैसे होता है इसमें सिस्टम? देखिए, हाइड्रोजन 2 होते हैं। यहां पर हम हाइड्रोजन का सिर्फ वैलेंस शेल बना रहे हैं। हाइड्रोजन 2 होते हैं ना, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को कैसे रखते हैं हम? पहली शेल के अंदर रख देते हैं, ये पहली शेल में रख दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 8। ठीक है, अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आ जाते हैं पहले कक्ष के अंदर और 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं दूसरे कक्ष के अंदर। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वाला कक्ष होता है ये बाह्यतम कक्ष होता है, इसको ये वैलेंस शेल बोलते हैं, संयोजी कक्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिलकर के, देखिए 6 है, इसको 2 चाहिए, 8 होने चाहिए ऑक्सीजन के पास में बाह्यतम कक्ष के अंदर, यहां पे 6 ही है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेता है ऑक्सीजन? 2 अलग अलग हाइड्रोजन के जो परमाणु है उनसे साझा कर लेता है। एक इससे ले लेता है साझा करके, एक बॉन्ड तो इससे बना लेगा और एक बॉन्ड इससे बना लेगा। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया प्लस से, इधर ये प्लस से दिखाया गया है, और ये जो ऑक्सीजन के रेड वाले दिखाए गए हैं। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6 थे, हाइड्रोजन का एक एक था, उसने साझा कर लिया। तो अब 2 का साझा हो गया, तो ऑक्सीजन की जब हम इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे तो इनको भी गिनेंगे साथ में, तो 6 तो ये और 1 7 और 1 8, 8 हो गए। ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी एक अणु पूरा बन गया, स्थिरता आ गई इसके अंदर। ठीक है, इसको हम लिखते किस तरह से हैं? देखिए, ऑक्सीजन को हमने यहां लिख दिया, O से प्रदर्शित कर दिया। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में यानी वैलेंस शेल में, संयोजी कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? डॉट से कर सकते हैं या क्रॉस से कर सकते हैं। हम डॉट से कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद में हमने हाइड्रोजन को लिया। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को X से प्रदर्शित कर दिया। दूसरे हाइड्रोजन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1, X से प्रदर्शित कर दिया। फिर हमने इन दोनों की बाउंडिंग दिखा दी, ये बाउंड हो गया, बन गया।
इसने इससे शेयर कर लिया, इसने इससे शेयर कर लिया। ठीक है, अब इन बॉन्ड्स को हमने लिख करके दिखा दिया, तो हम इसको इस तरह से करके कर सकते हैं। हाइड्रोजन H और ये जो बाउंडिंग हुई है इसको सिंगल बॉन्ड से लिख दिया, फिर ऑक्सीजन लिख दिया, फिर हाइड्रोजन वापस से लिख दिया। ये बॉन्ड बना दिए हमने दोनों, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच रहे थे हमको यूं क्यों ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गई पानी की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। H भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ लगा दिए, ये पहले से लगे हुए थे, और बॉन्डिंग को दिखाने के लिए हमने ये लाइन लगा दी, सिंगल लाइन दिखा दी, और इसके जो इलेक्ट्रॉन बच रहे थे उनको हमने यूं क्यों लिख दिया। ये हो गई पानी की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन भी एक द्विपरमाणविक अणु है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसको हम N2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन की ये दो परमाणु बना लिए हमने, N और N। ठीक है, नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो है 7। इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन टोटल। परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इन 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में चले जाएंगे, पहले कक्ष में चले जाएंगे, और बाकी बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में रह जाएंगे। अब ये जो दूसरा कक्ष है यही बाह्यतम कक्ष है, दिख रहा है हमें, साफ साफ नजर आ रहा है। इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल या संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इनको हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। होने कितने चाहिए? ऑक्टेट रूल के मुताबिक, अष्टक के नियम के मुताबिक बाह्यतम कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपने नाइट्रोजन के ही दूसरे परमाणु के साथ में साझा करता है, क्योंकि दूसरे परमाणु की भी पोजीशन क्या है? वही, दूसरे परमाणु के अंदर भी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने क्रॉस से दिखा दिए इन इलेक्ट्रॉनों को, और बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, इसको भी 3 चाहिए। तो क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का। ये इससे साझा कर लेता है, ये वाला इससे साझा कर लेगा, और ये वाला इससे साझा कर लेगा, इस तरह से। ठीक है, यानी इसको हम किस तरह प्रदर्शित करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में? देखिए, ये नाइट्रोजन हो गए। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष के अंदर यानी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनको हमें डॉट से या क्रॉस से प्रदर्शित करना है। तो इस नाइट्रोजन को हम, नाइट्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में, उसको हम डॉट से कर देते हैं। कितने थे? 5 कैसे करें? देखिए, 3 इधर कर देते हैं, 1 2 3, और 2 इधर कर देते हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु की बात करें, इसके अंदर भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ठीक है, अब इनकी बॉन्डिंग दिखा देते हैं, ये बॉन्ड बन गया इनका। ठीक है, यानी कुल मिला के इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं हम? इसको तो बॉन्ड बना देते हैं, यानी N इधर 2, ये वाला नाइट्रोजन इधर ये वाले, और बीच में 3 लाइनें, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बना सकते हैं। ये बात हो गई नाइट्रोजन की। अब हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH3। अमोनिया के अणु का फार्मूला होता है NH3, यानी इसमें नाइट्रोजन का 1 परमाणु होता है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 परमाणु बना लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 परमाणु बना दिए। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु हमने बनाए हैं, तो प्रत्येक परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है
बाह्यतम कक्ष के अंदर उसकी संख्या कितनी है? 1। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो बाह्यतम कक्ष होता है परमाणु का, उसके अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बना लिया हमने। अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की अभी हम देखी थी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन, 7 परमाणु क्रमांक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं टोटल। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन 7 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली शेल में ही आ गए, बचे 5। इनको मैं क्रॉस से दिखा देता हूं। ठीक है, बचे 5 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? दूसरे कक्ष के अंदर। 1 2 3 4 और 5 मान लीजिए। ठीक है, यानी नाइट्रोजन की अगर वैलेंस शेल की बात करें, बाह्यतम कक्ष की बात करें, संयोजी कक्ष की बात करें, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। और होने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक? 8। यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है नाइट्रोजन? हाइड्रोजन के 3 अलग अलग जो परमाणु हैं उनके साथ में, उनके इलेक्ट्रॉनों के साथ में बॉन्डिंग बना लेता है। जैसे इसने इसके साथ बना ली, इसने इसके साथ बना ली, इसने इसके साथ बना ली। ठीक है, और बना करके NH3 एक बना लेता है। ठीक है, इसको अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, ये बॉन्डिंग दिखा दी हमने यहां पर। भाई हमने क्या करा, यहां तो नाइट्रोजन, देखिए यहां तो हमने नाइट्रोजन दिखा दी, ये नाइट्रोजन दिखा दी, और नाइट्रोजन के 5 थे हमारे पास में, तो हमने किस तरह से दिखा दिया? 1 2 और ये 3 बिंदुओं से बता दिया, क्रॉस से है ना, नाइट्रोजन वाले क्रॉस से दिखाए हमने। यहाँ पे क्रॉस लगा दिए, 3 क्रॉस लगा दिए और 2 क्रॉस हमने इधर लगा दिया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन से कर रहा है, हाइड्रोजन से कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिए, ये हाइड्रोजन बना दिया, इसका डॉट बना दिया, ये हाइड्रोजन बना दिया, इसका डॉट बना दिया, ये हाइड्रोजन बना दिया, इसका डॉट बना दिया, और इन तीनों की शेयरिंग दिखा दी। ये शेयरिंग हमने दिखा दी। ठीक है, और तीनों की शेयरिंग, 3 जोड़ों की शेयरिंग है, इसलिए इसके लिए हम अगले चित्र के अंदर हम क्या कर देते हैं? इस तरह से बना देते हैं। देखिए आगे बढ़े तो उसको हम किस तरह से लिख देंगे? N, इसके तो 2 ये लगी रहे थे क्रॉस, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दिखा दी हमने। इसके अंदर 3 शेयरिंग की थी ना, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और H। ये हो गई अमोनिया की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं मीथेन की। मीथेन क्या है? कार्बन का सबसे सरल यौगिक है। मीथेन क्या है? कार्बन के सबसे सरल यौगिकों में से एक है, सबसे सरल कंपाउंडों में से एक है। मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। कार्बन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु, ये मिलकर के मीथेन बनाते हैं। ठीक है, अब यहां हमने बना लिया कार्बन का 1 अणु और ये हमने हाइड्रोजन के परमाणु बता दिए। ये कार्बन का परमाणु बता दिया, ये हाइड्रोजन के परमाणु है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के परमाणु में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1। यहाँ पे सब में 1-1 हमने इलेक्ट्रॉन बना दिया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं, हम पहले देख चुके हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक ही 1 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पहले कक्ष में ही होगा, और पहला कक्ष ही क्योंकि आउटर मोस्ट है इसलिए उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम। ठीक है, ये बना दिए 4। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, एटॉमिक नंबर होता है 6। अब ये एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कि अंदर की तरफ होते हैं पहले कक्ष के अंदर, और बाकी की जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 और 4, बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दूसरे कक्ष में होते हैं। और दूसरा कक्ष क्या होता है?
ये आउटर मोस्ट होता है, बाह्यतम होता है, इसी को हम वैलेंस शेल बोलेंगे, संयोजी कक्ष बोलेंगे। तो संयोजी कक्ष के अंदर क्योंकि 4 ही हैं और संयोजी कक्ष में ऑक्टेट रूल के मुताबिक, अष्टक के नियम के मुताबिक कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, तो ये क्या करता है, कार्बन का जो परमाणु है ये हाइड्रोजन के 4 अन्य परमाणुओं से, 4 अन्य परमाणुओं से साझा कर लेता है। जैसे हम हाइड्रोजन के परमाणु क्रॉस से दिखा देते हैं, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, क्रॉस। तो हाइड्रोजन के इनसे ये साझा कर रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स से। एक साझा हो गया, ये 2 साझा हो गया, ये 3 शेयरिंग हो गई, ये 4थी शेयरिंग हो गई। ठीक है, और इसको हम इस चित्र के रूप में दिखा देते हैं। ये कार्बन का बना दिया हमने, रेड वाले हमने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और क्रॉस वाले हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इस तरह से चित्र बना दिया हमने और ये बीच में बॉन्डिंग दिखा दी हमने। और इसी को हमने सरल शब्दों में, जो ये शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसलिए सिंगल बॉन्ड बना दिया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है इसलिए इसके लिए एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है इधर भी सिंगल बॉन्ड बना दिया, इधर भी सिंगल बॉन्ड बना दिया, और हर के आगे एच जुड़ा हुआ है। इस चीज को हमने मतलब बॉन्डिंग से, लाइन से प्रदर्शित कर दिया इन चीजों को। ठीक है, ठीक है। इस तरह से जो मीथेन का अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना की, तो वो इस तरह से ये बन जाती है। इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बन का दिखा दिया और कार्बन के चारों तरफ हमने ये बॉन्ड्स बनाए और हाइड्रोजन जोड़ दिए चारों तरफ। ये मीथेन की स्ट्रक्चर हो जाती है, संरचना हो जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु पर, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CO2, यानी इसमें एक कार्बन का परमाणु होता है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं और ये आपस में मिलकर के और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। किस तरह से, देखिए ये कार्बन का परमाणु बनाया हमने, ये ऑक्सीजन के परमाणु बनाए 2 हमने। कार्बन के परमाणु के अंदर हम जानते हैं जो आउटर मोस्ट सेल होती है, बाह्यतम जो कक्षा होती है, उसके अंदर कितने वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4। इसको हमने डॉट से बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है उसके बाह्यतम कक्ष के अंदर कितने परमाणु होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम जानते हैं 6। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, 6 होते हैं, 2 तो अंदर होते हैं और 6 बाहर होते हैं। तो 6 को हमने ये बना दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह से इस वाले ऑक्सीजन के परमाणु में भी हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए और इसको 4 चाहिए। तो कार्बन का परमाणु क्या करता है, ऑक्सीजन के, इस वाले ऑक्सीजन के अणु के इससे और इससे ये बॉन्डिंग बना लेता है, ये बॉन्डिंग हो गई, आबंध बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड हो गया, इधर बॉन्ड हो गया, क्योंकि 2-2 परमाणुओं की शेयरिंग हो रही है ये। ठीक है, इसलिए यहां पे डबल बॉन्ड बनाएंगे हम, इधर भी डबल बॉन्ड बनाएंगे। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना के हिसाब से लिखना चाहें तो, कि ऑक्सीजन का ये परमाणु था, ठीक है, कार्बन का बीच में एक परमाणु था और ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु था। ठीक है, और ऑक्सीजन के जो परमाणु थे उसके बाह्यतम कक्ष के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर, संयोजी कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो इन 6 को हमने डॉट से प्रदर्शित कर दिया, 2, ये 2 4 और ये 2 6। इसी तरह से ये 2 4 और ये 2 6। ठीक है, अब कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर कितने थे, 4 थे। तो इसको हमने क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने थे, 4 थे, इस तरह दिखा दिया।
फिर इनकी हमने शेयरिंग दिखा दी, एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ठीक है, ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ठीक है। फिर इसको हमने किस तरह से लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों दिखा दिए ऑक्सीजन के, ये और ये जो बॉन्डिंग की थी इनको हमने लाइन से दिखा दिया, डबल लाइन, दो बॉन्ड बन रहे थे ना, डबल लाइन, फिर कार्बन लिख दिया और फिर वापस से डबल बॉन्ड, इधर वाले डबल बॉन्ड दिखा दिए, क्रॉस, और ये शेयरिंग हो रही थी ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही थी, साझा हो रहे थे, यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दिया। इसके बाद में ऑक्सीजन, फिर ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना स्ट्रक्चर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, अब हम बात करेंगे सल्फर की, सल्फर के अणु की। सल्फर का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो होता है S, और सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16। यानी सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 16, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तरह से होता है देखते हैं। देखिए सल्फर का ये परमाणु है, ये भी सल्फर का परमाणु, ये भी सल्फर का परमाणु। अब क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास में, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां मैंने बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में रहेंगे, मैंने क्रॉस से दिखाए इलेक्ट्रॉन उसको। 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में रहेंगे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बाकी की जो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, भाई 8 और 2 10 हैं 16, 6 बच गए ना, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहां पर, 1 2 तीसरे कक्ष के अंदर, 3 4 5 ये 6, ठीक है। अब ये की ये पोजीशन दूसरे वाले सल्फर में, जो उसके साइड में सल्फर मैंने बना के दिखाए उसके अंदर होगा कि बाह्यतम कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6। तो ये हमने बिंदु से बना के दिखा दिया, ये बिंदु 2 3 4 5 6। इधर भी हमने दिखा दिए, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं खाली, 1 2 3 4 5 6। अब ये बीच वाला जो सल्फर था, इसके पास में क्या है, बाह्यतम कक्ष में 6 हैं इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल के मुताबिक, अष्टक के नियम के मुताबिक बाह्यतम कक्ष में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल के अंदर, कम से कम होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम। तो ये सल्फर क्या करता है, इधर वाले सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है और इधर वाले सल्फर से भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। इस तरह से जब सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है दोनों तरफ, तो एक चेन बनती है जो कि इस चित्र के अनुसार हमें नजर आती है। इस तरह से एक रिंग बन जाती है, रिंग क्या बन जाती है, रिंग या वलय, हिंदी में बोलते हैं वलय, अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग, एक रिंग बन जाती है। तो सल्फर की अगर संरचना देखें तो वो वलय के रूप में होती है, रिंग के रूप में होती है, ठीक है। आई बात समझ। सहसंयोजी आबंध के द्वारा यानी कोवलेंट बॉन्ड्स के द्वारा बने हुए कुछ सामान्य अणुओं के बारे में चर्चा के बाद में, कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए जो सामान्य मॉलिक्यूल्स थे, अणु थे, उन पर चर्चा के बाद में आइए हम वापस से चर्चा करते हैं कार्बन पर। देखिए कार्बन जो है, जो कि एक तत्व है, ये प्रकृति में यानी नेचर के अंदर काफी अल्प मात्रा में मौजूद है, बेहद अल्प मात्रा में मौजूद है, बेहद कम मात्रा में मौजूद है। लेकिन इसके अगर हम कंपाउंड देखें, अगर इसके यौगिकों की बात करें तो इसके यौगिकों की संख्या अत्यधिक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक है। हालांकि कार्बन प्रकृति में बेहद कम मात्रा में मौजूद है,
लेकिन इसके बावजूद भी इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। अब प्रकृति में जो कार्बन मौजूद है वो किस तरह से मौजूद है? एक तो हमारी भूपर्टी में मौजूद होता है, भूपर्टी, पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको हम भूपर्टी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो कार्बन कहां पाया जाता है? एक तो भूपर्टी में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। दूसरा कहां पाया जाता है? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। ठीक है। अगर हम बात करें भूपर्टी की, तो भूपर्टी में जो कार्बन पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? कार्बोनेट, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कोयले के रूप में, और या फिर पेट्रोल के रूप में, पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोल और पेट्रोलियम शब्द में अंतर है। अगर हम खाली पेट्रोल शब्द की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हम पेट्रोल यूज करते हैं खाली वो चीज आता है। पेट्रोल क्या है? पेट्रोलियम का एक उत्पाद है, पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और उन बहुत सारे प्रोडक्टों के अंदर ही, बहुत सारे उत्पादों के अंदर से ही एक प्रोडक्ट है पेट्रोल। पेट्रोलियम में सारे आ जाते हैं, डीजल आ जाती है, गैस आ जाती है, हमारा पेट्रोल भी आ जाता है ना, डामर आ जाती है। पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है। तो भूपर्टी में जो कार्बन पाया जाता है वो हमें कार्बोनेट्स के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के रूप में, कोयले के रूप में या पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होता है। और इन सभी रूपों में जो कार्बन प्राप्त होता है वो कितना है? मात्र 0.02%, 0.02%, यानी 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है, 0.02%। अगर हम भूपर्टी के अंदर कार्बन की बात करें, भूपर्टी में हमें जो कार्बन प्राप्त होता है वो कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कोयले के रूप में और पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होता है। और इन सभी रूपों में जो कार्बन प्राप्त होता है उसकी मात्रा को अगर हम देखें तो वो कितनी है? मात्र 0.02%। ठीक है। अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल के अंदर भी कार्बन बहुत ही अल्प मात्रा में मौजूद होता है। वायुमंडल में जो कार्बन मौजूद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होता है, CO2 गैस के रूप में होता है। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में जो कार्बन उपस्थित है वो कितना है? वो भी है मात्र 0.03%। यानी भूपर्टी में, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन मौजूद है उससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि कार्बन जो है वो प्रकृति के अंदर, यानी हमारी भूपर्टी के अंदर और हमारे वायुमंडल के अंदर बेहद ही अल्प मात्रा में मौजूद है। भूपर्टी के अंदर मात्र 0.02% मौजूद है, वो भी किसके रूप में? कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में। वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में कार्बन मौजूद है और वो कितना मौजूद है? मात्र 0.03%। ठीक है। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कम मात्रा में कार्बन मौजूद होने के बावजूद भी, कार्बन के जो यौगिक हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी वे पदार्थ, वे सब्सटेंस
जिनमें कि कार्बन किसी न किसी अनुपात में पाया जाता है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थों की संख्या सर्वाधिक है, अत्यधिक है या सर्वाधिक है। ठीक है, अब ये संख्या कितनी है? एक अनुमान के मुताबिक कार्बन के यौगिकों की संख्या है 3 मिलियन। 3 मिलियन। एक अनुमान के मुताबिक कार्बन के जो यौगिक हैं उनकी संख्या है 3 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 3 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 10 लाख, यानी 30 लाख। यानी एक अनुमान के मुताबिक कार्बन के जो यौगिक हैं इनकी संख्या है तकरीबन 30 लाख। ठीक है, और ये जो संख्या है 30 लाख की, जो भारी भरकम संख्या है, ये संख्या सभी तत्वों के, जितने भी तत्व हमें ज्ञात हैं अब तक, 115 प्रकार के तत्व हमें अब तक ज्ञात हैं, इन सभी तत्वों के सभी यौगिक मिला लें हम, अगर हम इन सभी तत्वों के सारे यौगिक मिला लें, सारे कंपाउंड मिला लें, तो ये संख्या उससे भी ज्यादा निकलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में कार्बन हालांकि अत्यंत अल्प मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। हमारे चारों ओर मौजूद अधिकांश वस्तुएं जो हैं वो कार्बन की बनी हुई है। हमारे चारों ओर मौजूद अधिकांश वस्तुओं में किसी न किसी मात्रा में कार्बन मौजूद है। चाहे हम चीनी की बात करें, शुगर की बात करें, चाहे हम हमारे कपड़ों की बात करें, इसमें भी कार्बन पाया जाता है, चाहे हम लकड़ी की बात करें, वुड की बात करें, इसमें भी कार्बन पाया जाता है, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल में भी कार्बन पाया जाता है, और चाहे हम अपने शरीर की बात करें, हमारे शरीर में भी कार्बन पाया जाता है। यानी कार्बन जो है हमारे चारों ओर मौजूद है, अधिकांश वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है, और यही कारण है कि कार्बन एक बेहद ही महत्वपूर्ण तत्व है। ये भले ही प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसके जो यौगिक हैं, यानी वे पदार्थ जिनमें कि कार्बन किसी न किसी रूप में पाया जाता है, किसी न किसी मात्रा में पाया जाता है, उन यौगिकों की संख्या, उन कंपाउंड्स की संख्या सर्वाधिक है, तकरीबन 30 लाख। और ये जो 30 लाख की संख्या है, ये अब तक ज्ञात जितने भी तत्व हैं, अगर हम इन सभी तत्वों के सारे यौगिक मिला लें, सारे कंपाउंड मिला लें, उससे भी ज्यादा निकलती है। ठीक है, अब ये बात तो ठीक है कि प्रकृति में कार्बन अत्यंत अल्प मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन के होने के बावजूद भी इसके यौगिक इतनी अधिक मात्रा में क्यों पाए जाते हैं? इसका क्या कारण है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है श्रृंखलन क्षमता। श्रृंखलन क्षमता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैटिनेशन एबिलिटी। कार्बन परमाणु की श्रृंखलन क्षमता, कार्बन परमाणु की, कार्बन के एटम की कैटिनेशन एबिलिटी, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। अब कार्बन परमाणु की कैटिनेशन एबिलिटी, श्रृंखलन क्षमता से हमारा मतलब क्या है? देखिए, कार्बन का जो परमाणु होता है, कार्बन का जो परमाणु होता है, उसके अंदर कार्बन के ही अन्य दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर के सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है।
कार्बन का जो परमाणु होता है, कार्बन का जो परमाणु होता है, उस कार्बन के परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। ये बॉन्ड क्या है? सहसंयोजी आबंध है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यानी बात क्या हुई? बात ये हुई कि कार्बन का जो परमाणु होता है उसके परमाणु में कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ में सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। अद्वितीय क्षमता का मतलब क्या है? ये क्षमता केवल कार्बन में ही पाई जाती है, हर जिसमें नहीं पाई जाती। अद्वितीय, अद्वितीय, द्वितीय यानी दूसरा, ए यानी नहीं है, जैसा दूसरा नहीं है। ठीक है, तो कार्बन के परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध बनाने की अद्वितीय यूनिक क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है, एबिलिटी पाई जाती है। और इसी एबिलिटी को हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कैटिनेशन और हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन, यानी श्रृंखला बनाने की। श्रृंखलन का मतलब होता है श्रृंखला बनाने की क्षमता, चेन बनाने की क्षमता। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम कह देते हैं कैटिनेशन। अब ये जो क्षमता होती है, इस क्षमता के कारण क्या होता है? देखिए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो और चाहे वो ट्रिपल, कार्बन कार्बन के बीच में जो सहसंयोजी आबंध बनता है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि कार्बन के परमाणु का आकार बेहद छोटा होता है, इसलिए इनके द्वारा बने हुए जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी आबंध होते हैं, ये बेहद मजबूत होते हैं। यानी इनमें जबरदस्त आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति, और मजबूत होने की वजह से क्या होता है? ये काफी लंबी, बहुत लंबी चेन बना सकते हैं। कोई भी दो चीजें अगर मजबूती से जुड़ी हुई हैं तो निश्चित तौर पे वो काफी लंबी चेन बना पाएंगे, और न सिर्फ काफी लंबी चेन बना पाएंगे बल्कि कई प्रकार से बना पाते हैं। जैसे कार्बन कई तरह की चेन बना लेता है, सीधी लाइन वाली चेन बना लेता है, जैसे इस तरह से। ठीक है, और ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, शाखित वाली, शाखी, इसमें शाखाएं होती हैं, विभिन्न शाखाओं वाली चेन। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में ये कार्बन लगा दिया। इस तरह शाखाओं वाली चेन भी बना सकता है। कार्बन वलित चेन यानी रिंग वाली, रिंग बना सकता है। जैसे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ये एक चेन भी बना सकते हैं, बंद आकृति बना सकते हैं, बॉन्ड बना करके वलित बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए, प्रकृति में कार्बन बेहद अल्प मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसके यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसके कारण की अगर खोज करें तो सबसे पहला कारण होता है कार्बन परमाणु की श्रृंखलन क्षमता, कार्बन परमाणु की कैटिनेशन एबिलिटी। श्रृंखलन क्षमता या कैटिनेशन एबिलिटी का मतलब यह है कि कार्बन का जो परमाणु होता है, कार्बन के परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ में मिलकर के सिंगल, डबल या ट्रिपल सहसंयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यूनिक क्षमता होती है। और इसी क्षमता को हम कहते हैं श्रृंखलन या कैटिनेशन। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बने हुए आबंध जो होते हैं, कार्बन और कार्बन, दो कार्बन परमाणुओं के बीच में बने हुए जो आबंध होते हैं,
ये आबंध जो होते हैं कार्बन के छोटे आकार के कारण, क्योंकि कार्बन परमाणु का आकार बेहद छोटा होता है, इसलिए क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बने हुए जो आबंध होते हैं ये बेहद मजबूत होते हैं। ठीक है, और मजबूत होने की वजह से क्या होते हैं, कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो कई प्रकार की और बेहद लंबी, कई प्रकार की बेहद लंबी और अधिक स्थायी। मजबूत होंगे तो स्थायी भी होंगे ही, मजबूत होंगे तो लंबाई भी ज्यादा हो सकती है, और मजबूत होंगे तो कई प्रकार से भी वो संयोजित हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन परमाणु का आकार बेहद छोटा होता है, इसलिए दो कार्बन परमाणुओं के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बने हुए जो आबंध होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वे बेहद मजबूत होते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड बेहद मजबूत होने के कारण कार्बन का जो परमाणु है कई प्रकार से अत्यधिक लंबी और अधिक स्थायी श्रृंखलाएं बना लेता है, चेन बना लेता है। श्रृंखला यानी चेन बना सकता है। अब कई प्रकार की चेन कैसे हो गई, जो अभी हमने बताया आपको, ये हो सकती है स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला, या हो सकती है शाखित चेन, विभिन्न शाखाओं वाली चेन, जिसको हम ब्रांच चेन बोल देते हैं। और तीसरा ये भी हो सकता है कि ये वलित चेन हो। वलित चेन का मतलब है रिंग वाली, गोलाई के अंदर रिंग चेन। और यही कारण है कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो पहला कारण क्या हो गया कार्बन के यौगिकों के ज्यादा होने का, वो है कार्बन परमाणु की श्रृंखलन क्षमता, कार्बन परमाणु की कैटिनेशन क्षमता। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4। यानी कार्बन का जो परमाणु होता है वो चतुस्संयोजी होता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम टेट्रावैलेंट। तो कार्बन परमाणु की जो वैलेंसी होती है वो चतुष होती है, 4 होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, अब टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कार्बन का जो परमाणु है उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, यानी वो 4 बॉन्ड बना सकता है। टेट्रावैलेंट होने का मतलब क्या है कि कार्बन का जो परमाणु है 4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है। टेट्रावैलेंट चतुस्संयोजी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जो परमाणु है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब ये 4 कोवलेंट बॉन्ड वो चाहे तो किसी अन्य कार्बन के ही परमाणु से बना सकता है, परमाणु के साथ बना सकता है, या एक संयोजकता वाले कुछ अन्य तत्वों के परमाणु के साथ बना सकता है, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कार्बन का जो ये वैलेंसी है इसको हाइड्रोजन पूरा कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ सकते हैं, या ये कार्बन के ही अन्य दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ करके भी ये श्रृंखला बना सकता है। इस तरह से आई बात समझ। तो दूसरा कारण क्या है, कार्बन की चतुस्संयोजकता, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है, जो वैलेंसी होती है, वो 4 होती है। अतः कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ अथवा एक संयोजकता वाले कुछ अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की संभावना रहती है, क्षमता पाई जाती है। ठीक है, है बस समझ। कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कार्बन की संयोजकता 4 है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन साझा किए जा सकते हैं, 4 बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। कैसे बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। और ये 4 बॉन्ड किसके साथ बनाए जा सकते हैं,
या तो कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ हो या एक संयोजकता वाले अन्य तत्व के परमाणु के साथ में। अब एक संयोजकता वाला अन्य तत्व का जो परमाणु है वो होता है हाइड्रोजन, मुख्यतः हाइड्रोजन मानते हैं हम, ये हाइड्रोजन